हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वारस एजुकेशन सेंटर। तो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में हमने के बारे में सीखा था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वो फर्स्ट लेक्चर था और ये आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा कि कैसे फ्रांस आज़ाद होता है, यानी मोनार्की को छोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की ओर बढ़ता है। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, वहाँ पर एक राजा आ जाता है। तो राजा कौन था, वो आपकी स्क्रीन पर है, नेपोलियन। नेपोलियन क्या करता है, वहाँ रूल करता है। बाद में रूल करने के बाद में उसके बाद की स्टोरी क्या है, आज हम यही बताने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में बताएंगे। स्टूडेंट, स्टोरी टेलिंग वे में बताने वाला हूँ मैं आज। तो चलिए देखते हैं। तो जो नेपोलियन था, तो नेपोलियन को लड़ाइयाँ करने का बहुत शौक़ था। वो कभी किसी राजा के अगेंस्ट लड़ाई करता था तो कभी किसी राजा के अगेंस्ट लड़ाई करता था। तो इस सारे सिनेरियो में लास्ट में आता है कि नेपोलियन इन चार के अगेंस्ट क्या करता है, लड़ाई लड़ता है। तो जो बैटल लड़ता है, बैटल किसके अगेंस्ट लड़ रहा है बच्चों? बैटल लड़ रहा है वो ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया एंड ब्रिटेन। ये चारों किंगडम में, यानी यहाँ पर चारों ही रीजन में क्या है, मोनार्की सेटअप है। तो इन चार राजाओं के खिलाफ वो लड़ता है और लास्ट में क्या होता है, ये चार राजा क्या होते हैं, मिलकर इसको हरा देते हैं। तो मिलकर हरा देते हैं और इसी वाली बैटल को हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू। अब क्या होता है बच्चों, नेपोलियन क्या होता है, नेपोलियन यहाँ से हार जाता है, यानी फ्रांस का जो डिक्टेटरशिप था वो क्या होता है, हार जाता है। अब देखते हैं ये चारों राजा मिलकर फिर से क्या करना चाहते हैं, फिर से फ्रांस में क्या कर देंगे, मोनार्की सेटअप कर देंगे। अभी अभी इससे पहले वहाँ की फ्रांस की जनता पहले अपने आप को आज़ाद करवाती है। आज़ाद करवाने के बाद में वहाँ पर 10 साल के आज़ादी के बाद में वहाँ नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन कैसे डिक्टेटरशिप को वहाँ पर फॉलो कराता है वहाँ के सिटीजन से। और सिटीजन के बाद में इसकी बैटल होती है। बैटल होने के बाद में ये हार जाता है। तो हारने के बाद में कौन सी बैटल हो रही है इनकी, बैटल ऑफ वाटरलू। यानी जो चार स्टेट यानी चार रीजन के अगेंस्ट इनने लड़ी थी, तो बच्चों उसको बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। आगे देखते हैं, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यानी कंजर्वेटिज्म का मीन्स क्या है यहाँ पर, यानी अब ये जो चार जो आपके अलग अलग किंग्स थे जिन्होंने नेपोलियन के अगेंस्ट क्या करी, ये फाइट किया और उसको क्या वाटरलू में क्या है, हरा दिया है। अब ये चारों क्या करते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, उस रीजन में, पूरे रीजन में क्या लाना चाहते हैं, मोनार्की लाना चाहते हैं, यानी तानाशाही, राजशाही वहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म में द कंजर्वेटिव्स थॉट दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल क्लास। स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, जैसे पहले चल रहा था फ्रांस में, फ्रांस आज़ाद होने के बाद यानी नेपोलियन के आने से पहले क्या चल रहा था, वहाँ पर मोनार्की चल रही थी। अब ये क्या करते हैं, ये अपने ही ट्रेडिशनल को क्या करते हैं, फॉलो करवाते हैं वहाँ के सिटीजन से। यानी मोनार्की में जो जो चीज़ें होती थी वो फिर से यहाँ पर क्या कर देते हैं, सेटअप कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, फ्रांस में। फ्रांस कहाँ, फ्रांस के आसपास और उसके सारे रीजन में ये क्या कर लेते हैं, मोनार्की सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव डिड नॉट वांट टू रिटर्न द सोसाइटी बिफोर रिवोल्यूशन। तो कितनी उन्होंने परेशानी से वहाँ पर सिटीजन ने फ्रांस के आज़ादी ली थी। आज़ादी के बाद नेपोलियन आ जाता है और नेपोलियन क्या करता है, इन चार राजाओं के अगेंस्ट जब लड़ाई लड़ता है और इन राजाओं से वो हार जाता है। हारने के बाद में फिर से ही दोबारा से वहाँ पर क्या हो जाती है, मोनार्की सेटअप हो जाती है। दे बिलीव दैट मॉडर्न इम्प्रूवमेंट्स क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल आर्मी। लेकिन ये चारों राजाएं क्या होते हैं, कुछ चालाक अपने आप को बनते हैं। चालाकी कैसी होती है, ये कुछ कुछ चीज़ें जो नेपोलियन ने सेटअप की थी उनको रहने देते हैं। जैसे जो प्रोफेशनल आर्मीज़ थी उसका सेटअप ये रहने देते हैं। स्टूडेंट, क्यों रहने देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो फ्रांस है, फ्रांस में रेवोल्यूशनरी आज भी ज़िंदा है। तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में क्या पता कौन सा ये रिवॉल्ट कर दें, तो ये प्रोफेशनल आर्मी रखते हैं। कहते हैं कि चलो भाई इसको तो रखना ही चाहिए। उसके बाद में क्या कहते हैं, इफ़िशिएंट एंडिंग द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम स्टूडेंट, मैंने बताया था कि फ्यूडल सिस्टम जो था उसको भी क्या करते हैं, ख़त्म कर देते। जैसे चर्च के पास लैंड होता था, फिर नाइट्स के पास होता था, इसी तरीके से एरिटोक्रेट्स जो थे उनके पास होता था। तो ये फ्यूडल सिस्टम को भी यहाँ से क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
नेपोलियन के हारने के बाद में ये चार राजा जो भी कर रहे हैं वो ये सारा सिनेरियो है कि कैसे कैसे फ्रांस में मोनार्की का सेटअप कर रहे हैं और नेपोलियन की कुछ चीज़ों को अपने पास में रख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ तक तो आप समझे होगे। आगे देखते हैं, आगे बच्चों होता क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना क्या है, 1815 में जो हुई, ये होती है द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच। ड्यूक मैटरनिच कौन है, ये वही है, उन चार राजाओं में से कोई एक है जो क्या कर रहा है, एक मतलब पार्लियामेंट बुला रहा है। पार्लियामेंट इसलिए बुला रहा है, फ्रांस कोई एक अलग, फ्रांस जो देश था उसके अलावा भी जो नेपोलियन ने जितनी टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड किया था वो भी थी। अब ये चारों राजा इकट्ठे होते हैं और इसको होस्ट करता है ड्यूक मैटरनिच। क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल ये मान लो ये आपके सामने कोई केक रखा है इन चार राजाओं के। अब ये चार राजा ये डिसाइड करते हैं कि जो फ्रांस है और फ्रांस के आसपास के जितने रीजन हैं अब उनको कैसे बांटा जाए। तो यही क्या कर रहा है, ड्यूक मैटरनिच अपने यहाँ क्या बुला रहा है, तीन राजा जो हैं इन सबको अपने पास बुलाता है और कहता है कि फ्रांस और फ्रांस के आसपास का जितना रीजन है ये कैसे बांटा जाएगा। द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन deposed during the French Revolution was restored to the power। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि फ्रांस में जब नेपोलियन आया था और नेपोलियन से पहले रिवोल्यूशनरी ने जो फ्रांस को आज़ाद कराया था तो वहाँ क्या थी, बर्बन डायनेस्टी थी। अब ये क्या करते हैं, ये चार राजा ये डिसाइड करते हैं कि फ्रांस में भी क्या होना चाहिए, एक मोनार्की सेटअप होना चाहिए। तो यही क्या करते हैं, बर्बन डायनेस्टी के किसी भी एक पर्सन को वहाँ पर क्या कर देते हैं, बिठाल देते हैं और बिठाने के बाद में वहाँ पर जो मोनार्की होती है उसका सेटअप कराते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज़ एनेक्स अंडर द नेपोलियन। जितनी भी नेपोलियन की टेरिटरीज थी जो उसने ऑक्यूपाइड की थी अपने रहते हुए, उन सब का क्या करते हैं, ये बंटवारा करते हैं। तो बंटवारा स्टूडेंट कैसे हो रहा है, द सीरीज ऑफ स्टेट वर सेटअप ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस के क्या करते हैं, दो बाउंड्रीज बनाते हैं। यानी वहाँ पर क्या करते हैं, द नीदरलैंड्स विच इंक्लूड बेल्जियम। अब क्या बनता है, यूनाइटेड ऑफ नीदरलैंड्स, यानी बेल्जियम और नीदरलैंड्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, एक फ्रांस के ही अंदर क्या बनाते हैं, एक किंगडम बनाते हैं नीदरलैंड्स का। और दूसरा सेटअप करते हैं, और ये सेटअप कहाँ होता है, ये होता है फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट पे। और जिनोवा वाज एडेड टू पिडमॉन्ट इन साउथ, और ये फ्रांस के साउथ में सेटअप कर देते हैं, कौन सा, जिनेवा। आगे देखते हैं फ्रांस में और क्या क्या होने वाला है। पर्शिया वाज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। अच्छा, ये चार राजा जो थे, चार राजाओं में अब यहाँ तक बंटवारा हो चुका है। तो पर्शिया के जो अंडर में आता है वो कौन सा आता है, जो पर्शिया का राजा भी था। यानी चार राजा क्या कर रहे थे, नेपोलियन के अगेंस्ट क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। तो पर्शिया के राजा को मिलता है फ्रांस का वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन द नॉर्दर्न इटली। और जो ऑस्ट्रिया का था, यानी ऑस्ट्रिया का राजा था, तो उसको क्या देते हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट देते हैं इटली का। इन द ईस्ट पर्शिया वाज गिवन पोलैंड। अब रशिया को क्या कर देते हैं, वो पोलैंड दे देते हैं। इसी तरीके से वाइल पर्शिया वाज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, यानी पर्शिया को क्या देते हैं, सैक्सोनी का पार्ट दे देते हैं, और रशिया को कौन सा पार्ट दे रहे हैं, पोलैंड का। अब आगे देखते हैं बच्चों कि आगे क्या घटना होती है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। इन राजाओं ने क्या कर दिया है, मोनार्की तो सेटअप कर दिए। मोनार्की सेटअप कहाँ, किस रीजन्स में की है, ट्रीटी ऑफ वियना में। यानी ट्रीटी ऑफ वियना है, वियना का के मीन्स, इसका मीन्स ये है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक बंटवारा हो रहा है। किसका हो रहा है, जो नेपोलियंस ने जो फ्रांस था और फ्रांस की जितनी भी टेरिटरीज आस पास की थी उसने ऑक्यूपाइड की थी, अब इनको आपस में क्या कर रहे हैं, ये बांट लेते हैं। ओवरऑल ट्रीटी ऑफ वियना का मीन्स ही यही है कि जो चार राजा थे जिन्होंने नेपोलियन के अगेंस्ट अपनी बैटल को जीता था, अब वो इसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यू कंजर्वेटिव रिजीम। जो कंजर्वेटिव लोग अब आ गए, यानी चार राजा जो आ गए हैं, उनका रिजीम क्या है। तो रिजीम हो गई क्या स्टूडेंट, ये तो ट्रेडिशनल जैसे चलता आ रहा था वैसे ही अपनी हर चीज़ को मनवाना चाहते हैं। यानी ओल्ड रिजीम जो था, यानी ओल्ड रिजीम मोनार्की थी, मोनार्की में क्या क्या सेटअप थे, उन सबको क्या करना है, ये उसके कट्टर क्या हैं, समर्थक है। तो क्या होता है, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ये बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे, यानी अपने हर चीज़ को लेकर क्या थे, बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे।
दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिज्म एंड डिस्टेंस एंड साउंड अ कर्ब एक्टिविटीज़। बच्चों इनके खिलाफ जब भी कोई रिवॉल्ट्स होता था, कर्ब यानी चीज़ को क्या, उस आवाज़ को क्या करते देते, ये दबा देते थे, यानी उनके खिलाफ किसी भी बात को अपने खिलाफ क्या कभी नहीं सुनते थे। The legislative of autocratic, the most of the them imposed censorship laws to control what was in newspaper, books, plays and song। इन्होंने क्या किया, एक सेंसरशिप लगा दी, यानी वहाँ फ्रांस के जितने भी आसपास के रीजन थे उसमें क्या लगा दिया, एक सेंसरशिप, यानी इनके खिलाफ अब कहीं भी कुछ नहीं बोला जाएगा। जैसे न्यूज़पेपर में कोई नहीं लिख सकता, ना बुक में, ना ही इनके अगेंस्ट कोई प्ले यानी प्ले गेम हो सकते, ना ही इनके अगेंस्ट क्या है कोई गाना गा सकता। ये सारे क्या कर दिए गए इन्होंने, सेंसरशिप के अकॉर्डिंग ये सारे वहाँ के सिटीजन पे इन्होंने लागू करा दिए। आगे देखते हैं, आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएट विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसके अगेंस्ट ये सारे कर रहे थे। इनको पता था कि फ्रांस में क्या है, रेवोल्यूशनरी आज भी जिंदा है और ये हमारे अगेंस्ट कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन सब के ऊपर क्या कर दिए, बहुत सारे सेंसरशिप ला दिए ताकि इनको आवाज़ को, यानी जो भी वहाँ के सिटीजन हैं अपना रिवॉल्ट्स ना कर सकें हमारे अगेंस्ट, या कुछ इसके अलावा भी और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी भाग ना ले सकें। आगे देखते हैं, आगे बच्चों द रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट ऐसा नहीं था, वहाँ के जो वहाँ पर विद्रोह करने वाले लोग थे वो आज भी थे फ्रांस में। यानी नेपोलियन से पहले फ्रांस को आज़ाद कराया, फिर उनकी लाइफ में क्या आ गया, एक नेपोलियन डिक्टेटरशिप आ गई। तो आज भी वो लोग ज़िंदा थे, लेकिन उनको पता था अगर हम यहाँ पर कुछ करेंगे तो जो चारों किंग हैं और इनकी आर्मीज़ है हमारी बात को बहुत आसानी से दबा देगी। तो ये क्या करते थे, आफ्टर 1815 यानी 1815 के बाद में रिवोल्यूशनरी वेंट अंडरग्राउंड। सारे रिवोल्यूशनरी क्या हुआ है, अंडरग्राउंड, यानी छिपकर कोई भी काम कर रहे हैं। अगर कोई भी मतलब इनको अगर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी है वो सब क्या कर रहे थे, ये छुपकर बना रहे थे। इन्होंने क्या किया उस समय, इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बनाई और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में सब में फैल गए ये। तो क्या करा, टू ट्रेन एंड शेयर आइडियाज़ अमंग रिवोल्यूशनरी। अब ये रिवोल्यूशनरी क्या कर रहे थे, अपने आइडिया को और जगह प्रमोट कर रहे थे और क्या कर रहे थे, उन लोगों को जो इनके साथ में जुड़ रहे थे, उन जुड़ने वाले लोगों को क्या कर रहे थे, ये रिवॉल्ट करने के लिए क्या कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। दे फॉट अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म रिजीम। ये जो रिवोल्यूशनरी थे ये बिल्कुल भी रहना नहीं पसंद करते थे इन चारों राजाओं के शासनकाल में, जो क्या ले आए थे, फिर से वहाँ पर मोनार्की ले आए थे। तो मोनार्की से तो ये पहले ही तंग थे, क्योंकि नेपोलियन के आने से पहले ही इन लोगों ने क्या करा था, फ्रांस से पूरी तरीके से क्या कर दी थी, मोनार्की को ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर क्या एक नेशन बिल्ड किया था, यानी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, दे वांटेड टू द मेक द नेशन स्टेट। और वो हमेशा से चाहते थे कि हमारा यह क्या हो, ये रीजन क्या बने, एक नेशन स्टेट बने, यानी हर पर्सन की बात मानी जाए और वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोनार्की होना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन वो स्टेट होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे बच्चों है इसी तरीके से एक रेवोल्यूशनरी हुए गियोसेप माज़िनी। तो ये कौन थे स्टूडेंट, गियोसेप माज़िनी जो थे वाज इन इटालियन रेवोल्यूशनरी, ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे एंड वाज बोर्न एट जेनोवा इन 1807। तो ये जेनोवा में जन्मे थे 1807 में। मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, इसका नाम था कार्बोनरी। एट द एज ऑफ 24 ईयर्स, यानी 24 ईयर्स की उम्र में क्या कर दिया गया था, इनको वहाँ से निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया बच्चों, इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी जो क्या करा था, अटैम्प्ट किया था, रेवोल्यूशन को अटैम्प्ट किया था कहाँ, लिगुरिया में, जिसकी वजह से क्या करा गया, इनको उस रीजन से निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं इन्होंने क्या करा, ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़। एक तो बनाई उन्होंने यंग इटली इन मर्सिलीज में और एक बनाई उन्होंने यंग यूरोप इन बर्न में। इन्होंने बेसिकली 2 सोसाइटीज़ बनाई और दोनों ही पावरफुल थी। आगे देखते हैं इन्होंने और क्या किया, मैटरनीच डिस्क्राइब्ड
हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। जो मैटरनिच था, जिसने सबसे पहले में हमने बच्चों पढ़ा कि जिसने क्या करा गया था, ट्रीटी ऑफ वियना में सब होस्ट की थी, वही मैटरनिच की बात हो रही है। ये क्या कहता था इन्हें, जोसेफ मैज़ीनी को कहता था कि द मोस्ट डेंजरस ऑफ इनेमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी ये सबसे बड़ा इनेमी है। तो यहाँ तक आप समझे कि जोसेफ मैज़ीनी कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया। आगे देखते हैं बच्चों। द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848। अब 1830 से 1848 के बीच में कुछ रेवोल्यूशन होते हैं, जैसे जुलाई रेवोल्यूशन एंड ग्रीक रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेवोल्यूशन में, हम पढ़ेंगे जुलाई रेवोल्यूशन। तो बच्चों जुलाई रेवोल्यूशन कब होता है? द फर्स्ट अनहेवल टू प्लेस इन द फ्रांस इन जुलाई 1813। देखो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल सेंटर है फ्रांस। फ्रांस से ही क्या हो रहा है, फ्रांस से ही नेशन को बिल्डअप करने की क्या हो रही है, भावना यहीं से निकल रही है। तो जुलाई रेवोल्यूशन भी क्या होता है, अब मोनार्की चारों तरफ फैली पड़ी है, यानी फ्रांस में भी मोनार्की है, उसके अलग अलग डोमिनेंट्स में भी क्या है, मोनार्की है। फिर भी क्या हो रहा है, फ्रांस के ही अंदर क्या हो रहा है, नेशन की भावना क्या हो रही है, बिल्डअप हो रही है। तो जुलाई जो हुआ था, जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था हमारा फ्रांस में 1813 में। The Bourbon kings who had been restored to power during the conservative reaction after 1815। हमने पढ़ा अभी कि वहाँ पर क्या करते हैं, ये चारों राजा क्या करते हैं, बर्बन डायनेस्टी के किसी भी पर्सन को, यानी किसी राजा को वहाँ पर उसी के फैमिली के राजा को बिठा देते हैं। और ये क्या करता है, ये बेचारा डर जाता है इनसे कि कहीं ये पहले की तरह हाल ना कर दें, क्योंकि इसी के परिवार का कोई सदस्य जो था, वो नेपोलियन से पहले की जो रिजीम थी उसको हटाने में फ्रांस के लोगों ने उसको हटाया था, तो वो इसी के परिवार का था। अब इसको पहले की बात पता थी, तो ये क्या करता है बेचारा, अपने आप क्या करता है, यहाँ सरेंडर कर देता है। ओवरथ्रो द लिबरल रेवोल्यूशंस इन जुलाई 1830, एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब ये क्या करते हैं, फ्रांस के सिटीजन क्या करते हैं, जब वहाँ से राजा हट गया, यानी राजा भाग गया, अब ये यहाँ पर कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पूरी तरीके से अभी फ्रांस आज़ाद नहीं हुआ है। फ्रांस यहाँ पर क्या सेटअप करने वाले, यानी फ्रांस के सिटीजन क्या सेटअप कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी आधी मोनार्की है और आधा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे देखते हैं। लुई फिलिप्स वाज इंस्टॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क। अब क्या करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ आई है उसका हेड बना देते हैं लुई फिलिप को। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। द जुलाई रेवोल्यूशन स्टार्टेड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स विच लेड टू बेल्जियम सेपरेटिंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। बच्चों जो चार राजाओं ने यहाँ पर जो किंगडम सेटअप किए थे, तो ब्रुसेल्स में भी ये आवाज़ उठने लगती है, और जो फ्रांस का जो अदर पार्ट था, यूनाइटेड ऑफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड को और बेल्जियम को मिलाकर जो एक किंगडम इन्होंने सेटअप किया था, वहाँ भी क्या होती है, जुलाई रेवोल्यूशन में नेशन बिल्ड करने की क्या होती है, आवाज़ उठने लगती है। तो ये आपने समझा कि जुलाई रेवोल्यूशन में क्या क्या बेसिक घटनाएं होती हैं और वो कौन कौन से लोग करते हैं, और ये कहाँ होती है, ये होती है फ्रांस में जुलाई 1830 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बच्चे समझेंगे। पहले समझा हमने जुलाई रेवोल्यूशन, अब हमारा आ रहा है ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक क्या है, बेसिकली ये स्टूडेंट ग्रीस का रेवोल्यूशन है, यानी ग्रीस में क्या होता है, रिवॉल्ट होता है। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15वीं शताब्दी में क्या होता है, ये ग्रीस एक पार्ट होता है किसका, ऑटोमन एम्पायर का ही। ऑटोमन एम्पायर नेक्स्ट लेक्चर में या किसी अदर लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि ऑटोमन एम्पायर क्या था और किस तरीके से इसके अंडर में आता है ग्रीस। ग्रीस क्या है स्टूडेंट, ग्रीस एक उस टाइम का एशियन कल्चर का बहुत ही जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होते हैं उसके अंदर आता था, यानी यहाँ बहुत सारे पोइट होते थे, आर्टिस्ट भी बहुत सारे लोग हुए हैं यहाँ पर। जैसे आपने सुकरात का नाम सुना होगा, तो सुकरात भी कहाँ का था, यहाँ ग्रीस का ही था। तो एशियन कल्चर में इसकी ग्रीस की बहुत वैल्यू थी। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पार्क्ड ए स्ट्रगल फॉर द ग्रीक इंडिपेंडेंस। वहाँ के जो रेवोल्यूशनरी होते हैं वो भी क्या करने लगते हैं, स्ट्रगल करने लगते हैं कि हमें कैसे ऑटोमन साम्राज्य से क्या होना है, अलग होना है, अपना एक नेशन बिल्डअप करना है, यानी हमारा एक क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, और हमारा एक फ्लैग हो, और हमारे जो भी राइट्स हैं वो हमको क्या है, मनवाने का अधिकार हुआ। तो होता क्या है स्टूडेंट,
ग्रीक एंड एक्साइल मेनी वेस्टर्न यूरोपियन सपोर्टेड द मूवमेंट। तो ग्रीस क्या था उस टाइम पे, कोई ज़्यादा ताकतवर देश नहीं था, एक रीजन था, बहुत जो गरीब तबके के लोग थे वो उस रीजन में रहते थे। लेकिन क्या करते हैं यूरोपियन, जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ हैं, इनको क्या करने लगती हैं, सडनली क्या करती हैं, इनको सपोर्ट करने लगती हैं। क्यों करने लगती हैं? क्योंकि इनसे इनको क्या करना, ऑटोमन एम्पायर से इनको क्या कराना है, आज़ाद कराना। तो ग्रीक में कैसे रिवॉल्ट्स हो रहे हैं ये पढ़ना है। पोइट्स एंड आर्टिस्ट क्रिटिसाइज्ड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड रेट द सपोर्ट। यानी उस समय के पोइट्स और आर्टिस्ट थे तो वो ये मानते थे ये यूरोप की सिविलाइजेशन को, यानी होल ऑफ सिविलाइजेशन यूरोप की क्या है, ये दिखाता है कि ग्रीस में जो हमारी एशियट यानी हमारी एशियंट जो सोसाइटीज़ थी वो किस तरीके से रहती थी, और क्या है पूरे सिविलाइजेशन को क्या कर रहा है, दर्शाता। इसीलिए क्या कर रहे थे, यूरोपियन लोग क्या कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे। तो उस टाइम के पोइट्स और आर्टिस्ट सारे ये मान रहे थे कि ये क्या करता है, यूरोपियन सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, यूरोप की अदर्स कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, इसका सपोर्ट करना चाहिए। तो सपोर्ट में क्या क्या करते हैं, लॉर्ड बारियन रेज्ड फाउंड एंड फॉट इन द वार्स और डाइंग ऑफ फीवर इन 1824। उसी में से आप जो सपोर्ट करने वाले थे, सपोर्ट करने में एक पर्सन होते हैं लॉर्ड बायरन, जो क्या करते हैं, बहुत सारा फंड देते हैं उनको वार करने के लिए। और होता क्या है कि ये जब इनको फंड कर रहे होते हैं उसी समय की बात है, अचानक क्या होता है, फीवर की वजह से उनकी वह डेथ हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। सारा कुछ घटनाक्रम होने के बाद यूरोपियन कंट्री इनको क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और बहुत सारे लोग इनको फंड कर रहे हैं। ये सारा यहाँ पर होता रहता है। आखिर में क्या होता क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है 1832 में। अब क्या हो रहा है, ओटोमन एम्पायर से ग्रीस क्या होता है, पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है। ये एक ऐसा आज़ादी थी स्टूडेंट, इसमें बिल्कुल मोनार्क की कहीं जगह नहीं थी। ये पूरी तरीके से क्या होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है, नेशन बिल्डअप होता है। फ्रांस में आज़ादी मिली है, अभी हमने पीछे पढ़ा, लेकिन वो पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है। वो आज़ादी है मोनार्की प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और मोनार्क भी है, दोनों मिक्स हैं। अभी पूरी तरीके से आज़ाद नहीं हुआ फ्रांस। नेपोलियन, वो बात अलग है कि नेपोलियन से आने से पहले क्या हुआ था, फ्रांस पूरी तरीके से आज़ाद हुआ था। वहाँ अपने अपने रूल थे और नेशन के अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स थे उन्होंने बनाए थे, वो सारे सेटअप थे। बट अभी भी क्या वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मोनार्की है और थोड़ा थोड़ा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। बट ग्रीस क्या करता है, ग्रीस पूरी तरीके से अपने आप को आज़ाद करा लेता है। किससे कराता है बच्चों, ये कराता है ओटोमन एम्पायर से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। बच्चों कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें अपने नेशन में नेशनलिज्म की भावना को विकसित करना है तो ज़रूरी नहीं है हमें क्या करना है, कोई रिवॉल्ट करना है या कोई ऐसे वेपन्स लेना है जैसे आजकल होता है ना। जैसे अगर कहीं पर कुछ भी अपनी बात को मनवाना है तो आजकल की यंग जो जनरेशन है बहुत जगह तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारी जगह पर ये भी देखा है, वेपन्स और मास ऑफ वेपन्स होते हैं, यानी कहीं कहीं दंगा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। लेकिन एक अलग वे भी है, आज़ादी का एक अलग वे भी है, यानी नेशनलिज्म की अपनी कंट्री में भावना को जागृत करने का एक अलग वे भी है। तो वही वे के बारे में बात कर रहा है, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। होता क्या है रोमांटिकिज्म, इट वाज द कल्चर मूवमेंट दैट एम टू डेवलप एज स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेशनल फीलिंग। ये अपने कल्चरल को रिप्रेजेंट करके वहाँ के जो सिटीजन थे, सिटीजन के अंदर क्या करते हैं, एक भावना को विकसित करते हैं। उसी भावना को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यानी उसी फीलिंग को हम यहाँ बोल रहे हैं रोमांटिकिज्म, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दे फोकस्ड ऑन द इमोशंस इंटेक्स एंड द मस्टिशियल फीलिंग, यानी वहाँ के वो लोगों में क्या कर देते हैं, उस तरीके की फीलिंग को क्या कर देते हैं, दिखाते हैं। किसकी वजह से, इमेजिनेशन, यानी रोमांटिक इमेजिनेशन। इसमें होता क्या है, जॉन गॉटफ्रीड हर्बर वाज द जर्मन रोमांटिक फिलोसफर। एक जर्मन फिलोसफर होते हैं, कौन होते हैं, जॉन गॉटफ्रीड। ट्रू जर्मन कल्चर वुड बी फाउंडेड इन द लिव्स ऑफ द कॉमन पीपल कॉल्ड डास वॉक। वहाँ के एक लोग जो होते हैं जर्मन के,
जर्मन में एक ट्रेडिशनल यानी कल्चरल इवेंट्स होता है जिसको क्या बोलते हैं, डास वॉल्क बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि लैंग्वेज का बहुत असर होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज भी कैसे इफ़ेक्ट करती है किसी देश को आज़ादी में। इसी तरीके से वहाँ के जो कल्चर होते हैं, कल्चर में अपनी अपनी जो कल्चर होता है वहाँ का, उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग अलग हैं और हमारी क्या क्या मांगे हो सकती है, हम किससे डिफरेंट हैं और किससे डिफरेंट नहीं है। यही सब क्या कर रहे थे, यहाँ के लोग ये चीज़ को क्या कर रहे थे, अपने ट्रेडिशनल कल्चर से उनको क्या बता रहे थे कि ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर क्या कर सकते हैं, आज़ादी की भावना को क्या कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। फॉल्कर सच एज द फोल्क सॉन्ग्स, पोइट्री एंड डांसेस। सॉन्ग आगे और पोइट्री लिखकर और डांसेस करके भी क्या हो सकता है, कलेक्ट द प्रमोट द स्पिरिट द ऑफ द नेशन। नेशन को कलेक्ट करने के लिए ये सारे रास्ते हैं, जैसे सॉन्ग गाकर, पोइट्री लिखकर और डांसेस कर कर। तो ये हमने बच्चों सीखा कि रोमांटिज्म इमेजिनेशन कैसे होता है, कि जो नेशनलिज्म की क्या होता है, फीलिंग्स को सिटीजन के अंदर जागृत कर देता है। आगे देखते हैं। आगे बच्चों मैंने अभी पीछे बता रहा था कि हम पढ़ रहे थे कि लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करती है किसी भी राष्ट्र को, यानी किसी भी नेशन को नेशनलिज्म की भावना के लिए। तो लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करती है। लैंग्वेज टू प्लेड द इम्पोर्टेंट रोल्स द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशन पोलिश। मैंने पिछले बताया कि रशिया को क्या दे दिया जाता है, जब वो बंटवारा होता है तो रशिया को दे दिया जाता है पोलैंड। अब पोलैंड के लोग क्या करते हैं, पोलिश बोलते हैं। अब रशिया के लोग अलग बोल रहे हैं लैंग्वेज, तो रशिया क्या करता है, यहाँ ज़बरदस्ती इनको इम्पोज यानी दबा देता है कि अब भाई तुम ये पॉलिश नहीं बोलोगे, जो रशिया की लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, आप रशियन बोलो लेकिन पॉलिश मत बोलो। अब लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करती है, आगे देखते हैं बच्चों। In 1831, an armed rebellion against the Russian rules took place, which was the ultimately crushed। आगे क्या होता है, रशिया की जो आर्मी होती है इन्हें ज़बरदस्ती दबाती है कि तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये वाली लैंग्वेज नहीं बोलनी है, वो वाली लैंग्वेज नहीं बोलनी है, सिर्फ जो रशियन है वही बोलनी है। लेकिन थोड़ी जगहों पे, कुछ जगहों पे क्या रशियन लैंग्वेज यूज़ हो रही थी, तो यूज़ तो हो रही थी वह, लेकिन वहाँ के लोगों को जो ज़बरदस्ती लैंग्वेज बुलवाई जा रही थी कि आप पॉलिश ना बोलो। पॉलिश के रीजन के लोग पॉलिश बोलते हैं, जबकि रशिया के लोग रशियन बोल रहे थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर क्या बोला, बुलवाया जा रहा था। तो होता क्या है कि पीपल ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस, वहाँ पर लैंग्वेज की वजह से क्या होती है, वहाँ पर एक नेशनलिज्म की भावना उन लोगों के अंदर जागृत हो जाती है। पॉलिश वाज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। लेकिन पॉलिश लोग चुपके चुपके क्या कर रहे थे कि जो उनके चर्च की गैदरिंग यानी चर्च में थे, चर्च में पॉलिश बोली जा रही थी, और क्या करी जा रही थी, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जो धार्मिक अनुदेश होते हैं ना, वो किस में लैंग्वेज में थे, पॉलिश के थे। अब ये रशियन आर्मी को पता चल जाता है, और रशियन क्या करते हैं, रशिया उस समय भी क्या करता है, बहुत पावरफुल था बच्चों। तो वो क्या करता है, इन सबको उठाकर, जितने वहाँ पर उस रीजन में पॉलिश बोलते हैं यानी पोलैंड वाले, इन सबको उठाकर कहाँ फेंक देता है, साइबेरिया में। और इनको बहुत पनिशमेंट देता है कि जाओ अब तुम यहाँ से पोलैंड को छोड़ो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर रहना है तो आपको कौन सी लैंग्वेज बोलना पड़ेगी, रशियन, पॉलिश नहीं बोलना पड़ेगी। तो इन सबको उठाकर कहाँ फेंक देता है, साइबेरिया में। द यूज़ ऑफ पॉलिश कैम टू बी सीन एज सिम्बल्स ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब लैंग्वेज की वजह से ही वहाँ के लोग क्या करते हैं, रशिया के अगेंस्ट क्या करने रहते हैं, बहुत सारे रिवॉल्ट करते हैं, लेकिन बच्चों कुछ खास असर होता नहीं है, क्योंकि रशिया उस टाइम भी क्या बहुत बड़ा एम्पायर था और बहुत पावरफुल था। तो आपने समझा कि कैसे किसी भी रेवोल्यूशन यानी किसी भी कंट्री में नेशनलिज्म की अगर भावना को यानी फीलिंग्स को वहाँ के सिटीजन में भरना है, तो लैंग्वेज भी क्या करती है, एक अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब यहाँ पर हम कुछ जैसे गरीब लोग थे और पॉपुलर रिवोल्ट्स जो हैं वो पढ़ेंगे कि अब आगे क्या सिनेरियो चल रहा है, उसमें ये देखेंगे कैसे कैसे रिवोल्ट होते हैं सारे रीजन में। फॉर एग्जांपल आज जर्मनी है, तो जर्मनी कोई देश नहीं था, ये यूनिफिकेशन होता है, जर्मन एक रीजन है। इसी तरीके से ब्रिटेन, जो वहाँ पर इंग्लैंड था और रशिया था, ये सारे क्या थे, एक साम्राज्य थे।
यानी ये किंगडम थे, कोई जर्मनी नहीं था, ना ही कोई इटली था। तो ये सब इटली जो था एक रीजन था, वहाँ लोग इटालियन बोलते थे। ऐसी जगह जगह रीजन में क्या होती थी, अपनी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। आगे देखते हैं होता क्या क्या है बच्चों। द 1830s वेयर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक्स हार्डशिप इन यूरोप। 1830 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, जिसकी वजह से यूरोप में क्या हो जाती है, हाहाकार हो जाती है कि किस तरीके से। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द एन एनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। 19वीं शताब्दी में बच्चों क्या होता है, 19th सेंचुरी में क्या होती है, यूरोप की आबादी बढ़ जाती है। अब किसी जब रीजन की आबादी बढ़ जाएगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो जाएंगे। जैसे फूड की क्राइसिस भी पैदा हो सकती है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस भी पैदा हो सकती है। तो वही सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। देखते हैं क्या क्या होता है। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउड स्लम। होता क्या है बच्चों, पॉपुलेशन होने की वजह से फूड क्राइसिस हो जाते हैं, और जो वहाँ के गांव के गरीब लोग थे या कुछ ऐसे लोग थे, अब ये माइग्रेट करने लगते हैं किसकी तरफ, शहरों की तरफ। आज भी ऐसा होता है कि अगर आपकी जगह आप किसी रीजन में रह रहे हो, वहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप रोज़गार की वजह से कहीं ना कहीं माइग्रेट ज़रूर करोगे। तो जहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होंगी या जहाँ पर वो काम करने के लिए पैसे मिलेंगे, यानी अपने जीवन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कोई भी पर्सन है अपनी लाइफ में करता ही है। तो यहाँ भी यूरोपियनों के साथ में क्या हो रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी और फूड क्राइसिस भी हो गए। अब इन्होंने क्या कर रहा, अब ये शुरू हो गए गाँव से शहरों की तरफ। तो इन शहरों की तरफ पहुँचने से क्या होता है, ओवर क्राउड, यानी बहुत ज़्यादा लोग, भीड़ भड़क्का हो जाता है वहाँ पर। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन फॉर was tough competition from the imports of cheese। अब जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, यानी छोटे छोटे काम किया करते थे किसी चीज़ को बनाना, अब वहाँ पर गांव से जो लोग शहर में पहुँच गए। अब शहर में पहुँचने के बाद में वहाँ भी यही हाल हो गया, क्योंकि वहाँ क्या हुआ, अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया। हर थोड़ी थोड़ी जगह पे कोई ना कोई चीज़ बेच रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, गैप से बेच रहे थे, कम लोग बेचते थे। अब वहाँ कंपटीशन बढ़ जाता है और वहाँ के लोग क्या करते हैं, बाहर से चीज़ें सस्ती मंगाने लगती हैं। तो ये सारे क्राइसिस हो रहे हैं अभी तक बच्चों यहाँ पर। मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड ड्यू देयर एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस वाज स्पेशली इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। इंग्लैंड क्या था उस समय 19th सेंचुरी में पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज हो गया था। तो वहाँ पर मशीनों से बनाई हुई चीज़ों को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे थे शहरों में। अब जो गांव के लोग जब वहाँ पर गए तो वो अपने हाथों से बनाते थे। अब हाथों की चीज़ कौन पसंद कर रहा है, क्योंकि उसमें क्या था, उसमें इतनी सफाई भी नहीं थी। लेकिन जो मशीन से चीज़ बन रही है उसको लोग ज़्यादा क्या कर रहे थे, पसंद कर रहे थे। तो ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ द फ्यूडल यूज एंड ऑब्लिगेशन, देयर राइज ऑफ फूड प्राइसेस, ईयर ऑफ द बैड हार्वेस्ट। उस समय क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम मैंने बताया था कि इस तरीके से ज़मीनें लोगों के पास होती हैं, पीजेंट्स के पास कुछ नहीं होता है। पीजेंट क्या होते हैं, खाली हाथ होते हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, फूड यानी राइस ऑफ फूड के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, एकदम बढ़ रहे हैं। और ईयर ऑफ द बैड हार्वेस्ट, और उस समय अचानक हो भी क्या रहा था, वहाँ पर जो भी हार्वेस्ट यानी कोई भी खेती उती वगैरह हो रही थी वो कुछ खास नहीं हो रही थी। इसलिए क्या कर रहे थे, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, पूरी कंट्री में क्या होता है, बहुत तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं, फूड क्राइसिस हो जाते हैं, और गाँव से शहरों की ओर बढ़ जाते हैं लोग। तो वहाँ पर क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर देखा कि कैसे भूख, हार्डशिप एंड जो वहाँ की पॉपुलर रिवॉर्ड्स हैं इनके बारे में पढ़ा, और कैसे जो पॉपुलेशन है वो कैसे अफेक्ट कर रही है किसी भी रिवॉर्ड्स को करने के लिए। आगे देखते हैं बच्चों। आगे रिवॉल्ट्स ऑफ 1848 का रिवॉल्ट्स पढ़ते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पर। फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस। बच्चों होता क्या है कि रिवॉल्ट्स होता है 1848 में। हमने पीछे देखा कि कैसे फूड प्राइसेस बढ़ गए और अनएम्प्लॉयमेंट की वहाँ पर उसमें क्या हो गया, उस रीजन में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गया। तो ये सब भूख और ये किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट कर रहा है हमारे रिवॉल्ट्स को। तो ये सारे लोग, सारी पॉपुलेशन एकदम भीड़ इकट्ठा होकर कहाँ जाती है, स्ट्रीट ऑफ पेरिस। पेरिस की गलियों में क्या हो जाते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं।
क्या कर रहे हैं, बैरिड द वॉर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू प्लेस। जो 4 राजाओं ने क्या बैठा रखा था फ्रांस की गद्दी में, क्या बैठा रखा था, लुई फिलिप्स को। इसके क्या करते हैं ये, इसके बैरिकेड्स जो आसपास महल के लगे हुए होते हैं ना, जो भी रोकने की चीज़ें लगी होती हैं सब उखाड़ के फेंक देते हैं। अब ये बेचारा डर जाता है। तो ये सारा ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या निकलता है इस रिवॉल्ट्स का जो 1848 में हुआ था। ये होता कहाँ पर है, ये फ्रांस में होता है। कौन लोग कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं और जो फूड क्राइसिस है उनसे परेशान है। अब ये राजा के अगेंस्ट तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। ओवरऑल का रिजल्ट ये लिखता है, अ रिपब्लिक वाज डिक्लेयर्ड। फ्रांस को क्या कर देते हैं ये लोग, रिपब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। वोटिंग राइट्स वर गिवन टू ऑल मेन ओवर 21 ईयर्स। अब वो वोटिंग राइट्स दे देते हैं जो भी आदमी 21 साल का है। और क्या होता है, ग्रांटेड द राइट्स टू वर्क, यानी काम करने का क्या कर लेते हैं, ये गारंटी ले लेते हैं किससे, राजा से। अब फ्रांस में क्या हो रहा है, मोनार्की नहीं चल रही है। अब भैया इनकी बात मानना पड़ेगी, क्योंकि ये सारे इकट्ठे हो गए कहाँ गए, फ्रांस में। तो ओवरऑल बच्चों रिवॉल्ट्स ऑफ 1848 में ये सारा घटनाक्रम चलता है। आगे देखते हैं, आगे रिवॉल्ट्स ऑफ 1845। अब 1845 के कुछ क्या हैं, कॉटन वीवर्स और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके बीच में क्या होता है, एक छोटा सा रिवॉल्ट होता है। अब ये कॉटन वीवर्स जो थे, जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने कॉटन वीवर्स को कुछ काम दिया, और काम देने के पहले उन्होंने एक वादा किया, आप हमारा इतना काम कर दो, इसके बदले हम आपको पैसे देंगे। होता क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो होता है अपनी बात को से मुकर जाता है कि हमने तो ऐसा नहीं कहा था आपसे, कॉटन वीवर से कहता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये समझता है कि ये बेचारे भूखे प्यासे जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अब इनको फूड क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, अब ये मुझसे क्या पैसा लेंगे। यानी जो उसने तय किया था उससे कम इन लोगों को क्या कर रहा था, वो पैसे दे रहा था। अब इस बात से क्या होते हैं, वहाँ के कॉटन वीवर्स क्या होते हैं, भड़क जाते हैं, और वे क्या करते हैं 1845 में क्या आते हैं, एक रिवॉल्ट्स करते हैं। एक छोटा रिवॉल्ट्स है, क्या होता है, क्राउड वीवर मार्च टू द मिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिपेंडिंग हाई वेज। तो होता क्या, आउटकम क्या मिलता है, वीवर्स डिमांड नॉट कंसीडर्स। जो कॉटन वीवर्स ने डिमांड की थी, अब ये कॉन्ट्रैक्टर उसको नहीं देते, यानी उस पर फुल जो उनकी बात थी उस पर पूरी तरीके से ये नहीं उतरता है। तो यही इसका ओवरऑल सिनेरियो है कि 1845 में कॉटन वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स वर ट्रीटेड विद द स्टोन एंड थ्रेड्स। अब ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे, भाई जो ये काम कर रहे हैं ये कोई छोटे मोटे लोग तो होंगे नहीं, इनके भी क्या थे, राजाओं से क्या थे, संबंध थे। अभी बहुत सारी क्या होते हैं, आर्मी बुला लेते हैं। अब इन बेचारों को, कॉटन वीवर्स वालों को वहाँ से क्या करते हैं, भगा देते हैं। रिक्वेशेंट आर्मी, और इसमें जब आर्मी इन पे अटैक करती है तो बच्चों कॉटन वीवर्स जो थे 11 कॉटन वीवर्स की क्या हो जाती है, वहाँ पर मौत हो जाती है। तो बच्चों देखा कि जो हमारा रिवॉल्ट्स हो रहा है 1845 का, कैसे कॉन्ट्रैक्टर और क्या कॉटन वीवर्स के बीच में हो रहा है। अब गरीब बेचारा कुछ नहीं कर सकता, उससे तय किया, तय करने के बाद में उसको कुछ नहीं दे रहा है। आगे स्लाइड में देखते हैं बच्चों, रिवॉल्ट्स ऑफ 1845 आप समझ गए। 1848 रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल। अब एक और रिवॉल्ट्स होता है, कौन सा होता है, 1848 में। और हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था लिबरल्स। लिबरल्स का मीन्स भी समझाया था आपको। लिबरल जो ग्रीक लैंग्वेज से निकला था, और इसका मीन्स होता फ्री। और मैंने ये बताया था कि थोड़े बहुत क्या होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे होते हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, पैरेलल टू द रिवॉल्ट्स ऑफ द पीजेंट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन 1848 द रिवोल्यूशन बाय द मिडल क्लास वाज। होता क्या बच्चों, गरीब लोग क्या कर रहे हैं, इनके साथ साथ, यानी पैरेलल इनके साथ साथ चल रहे हैं ये लिबरल लोग जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, इनका कोई थोड़ा बहुत क्या था, बिजनेस सेटअप था। अब ये क्या चल रहा है, पीजेंट अलग कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलग कर रहे हैं। मैंने बताया ना कि अनएम्प्लॉयमेंट ने और पीजेंट्स ने क्या करा था, लुई फिलिप्स के क्या होते हैं, सब कुछ उखाड़ के फेंक दिया था। अब ये मिडिल क्लास कौन, लिबरल, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, जिनका क्या थोड़ा सा सेटअप था बिजनेस का। अब ये भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिवोल्यूशन यानी इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसमें कर रहे हैं 1848। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क, यानी मोनार्क के खिलाफ ये
अलग से ही मतलब बगावत चल जाती है। आ रिपब्लिक वाज द क्लियर अलाउइंग ऑल मैन टू वोट। रिपब्लिक यानी ये क्या करते हैं, सारे आदमियों को कहते हैं वोटिंग राइट्स की मांग करने लगते हैं। होता क्या है, मिडिल क्लास लिबरल इन यूरोप, जितने भी यूरोपियन, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, जब ये कर रहे थे, इनके खिलाफ क्या कर रहे थे, रिवॉल्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने उन गरीब लोगों को नहीं साथ में मिल लिया, जैसे पीजेंट थे, अनएम्प्लॉयमेंट थे। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये फेल हो जाते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, मिडिल क्लास वाले जितने यूरोप में थे, यानी यूरोप के रीजन में जितने भी, जैसे जर्मनी में थे ये लोग, इटली में थे, ये माइनॉरिटी में थे, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरिया, यहाँ सब पे क्या कर रहा है, ये डिमांड नेशन यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूल। अब ये लिबरल लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। पर ये फेल हो जाते हैं, थोड़ी बहुत करते हैं कुछ, उसके बाद में क्या फेल हो रहे हैं। फेल क्यों हो रहे हैं, ये पीजेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो पर्सन थे, उन लोगों को नहीं साथ में लिया, लेकिन थोड़ी थोड़ा क्या कर रहे थे, ये अलग अलग अपना काम कर रहे थे। तो ओवरऑल बच्चों यहाँ तक समझे। अब इसके बाद देखते हैं स्लाइड में क्या होता है। एक होता है मई रेवोल्यूशन। पिक्चर देख रहे हैं आप बच्चों, ये किसी एक चर्च की है, और चर्च में क्या होते हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है मई रेवोल्यूशन में, बच्चों ये समझेंगे। इन द जर्मन रीजन्स, जर्मन एक रीजन था बच्चों, जर्मनी कोई एक, जैसे आज के समय में जर्मनी एक कंट्री है बच्चों, उस समय कोई था ना, तो जर्मनी थी ना इटली थी, ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ क्या था, एक रीजन थे। जर्मन एक जगह थी जहाँ पर लोग जर्मनी लैंग्वेज को यूज़ करते थे, इटालियन एक जगह थी जहाँ पर इटालियन लैंग्वेज को, यानी एक रीजन था जहाँ पर इन लैंग्वेज को यूज़ किया जाता। और लैंग्वेज के बेस पे बच्चों देखा कि लैंग्वेज कितना अफेक्ट करती है। लैंग्वेज किसी देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, और लैंग्वेज के नेम पे ही क्या रखा गया, जर्मनी का नाम रखा गया, इटालियन के नाम पे इटली का नाम रखा गया। अब क्या हो रहा है, मई रेवोल्यूशन को समझ लेते हैं। मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन जो थे गैदर्ड इन द फ्रैंकफर्ट। एक फ्रैंकफर्ट जगह है जहाँ पर ये मिडिल क्लास और लिबरल लोग सब क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। अब ये सारे वोट लोग इकट्ठा होकर, यानी एक चर्च में इकट्ठा हैं, इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये वोट फॉर एन, एक असेंबली के लिए क्या करते हैं, वोट करते हैं, और एक असेंबली का क्या करते हैं, नेशनल असेंबली का एक सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने सेटअप कर लिया, मई रेवोल्यूशन चल रहा है, उसमें ये क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है, यही हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ऑन 18 मई 1848 में, यानी 18 मई 1848 की ये बात है। और इन्होंने जब ये वोट किए फ्रैंकफर्ट में, तो फ्रैंकफर्ट में क्या करा, 831 लोगों को क्या क्या इलेक्ट किया, रिप्रेजेंट सेंट पॉल्स चर्च फॉर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। सेंट पॉल्स चर्च जो है, इसको क्या बनाया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना दिया। यहाँ बच्चों देख रहे हैं कि चारों तरफ लोग हैं बैठे हुए, वोट कर रहे हैं, और यहाँ 831 लोगों को क्या कर रहा है, इलेक्ट कर रखा। दे ड्राफ्टेड एट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन विद द मोनार्की कंट्रोल बाय अ पार्लियामेंट। अब ये क्या करते हैं कि एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल का, इसके अगेंस्ट कर रहे हैं, मोनार्की के अगेंस्ट कर रहे हैं ये, और एक पार्लियामेंट बना देते हैं। अब ये क्या करते हैं, सारे लोग इकट्ठे होकर क्या कर देते हैं, जो जर्मनी में क्या कर रहा है, किंगडम है, ठीक है, उसका एक राजा है किंग फेडरिच विल्हेल्म फोर्थ। अब इसके पास में जाते हैं। अब जाने के बाद में कहते हैं कि हमने एक जो की है, हमने एक पार्लियामेंट सेटअप की है, और इतने लोगों को यहाँ पर क्या इलेक्ट किया है, और हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक ड्राफ्ट तैयार किया है, आपको हम ये दिखाते हैं, आप इसको मान लीजिए। कितनी आसान बात से आप एक राजा को मनवा रहे हैं, यहाँ ये सोचने की बात है। अब राजा क्या होता है, राजा यहाँ पर भड़क जाता है, अरे भाई वो अपना रीजन क्यों छोड़ेगा, क्योंकि वो सदियों से उसके पूर्वज या उसके पूर्वज उसने जीता होगा, वो वहाँ पर अपनी मनमानी कर रहा है, तो आपको कैसे मान ले। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक ड्राफ्ट पकड़ा देते हैं राजा को, राजा से कहते हैं कि आप क्या कर लो, इसको एक्सेप्ट कर लो। तो राजा क्या करता है, इनको सबको भगा देता है, कहता जाओ जाओ, अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं। आगे देखते हैं। द aristocracy and military grew the stronger in their opposition of the parliament। अब ये राजा क्या करता है, इतना भड़क जाता है कि आर्मी भेज देता है। अब इन सबको क्या करता है, यहाँ से मार मार के भगाते हैं। आगे क्या हो रहा है देखो, दे इग्नोर वर्कर्स एंड आर्टिस्ट डिमांड लूजिंग देयर सपोर्ट एंड वीकिंग द असेंबली।
अब बच्चों यहाँ वही बात होती है, ये जो थे लिबरल लोग थे, लिबरल लोग वहाँ भी गलती कर रहे थे, अब मई रेवोल्यूशन में भी गलती कर रहे थे। अब ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, अभी चालाकी खेल रहे थे कि हम लोग कलेक्ट होके ना ऐसा ऐसा करेंगे और बहुत आसानी से क्या करेंगे, राजा से मनवा लेंगे अपनी बातें और राजा हमारी बात मान लेगा। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। तो इसकी बेसिक कमज़ोरी क्या थी बच्चों, जो उस समय के पीजेंट लोग थे जो अलग रिवॉल्ट कर रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट थे, तो इन सबको क्या करते हैं, इन सबको ये छोड़ देते हैं। अब छोड़ने की का नतीजा ये होता है, अब राजा इनको मार मार के भगा रहा है। अब ज़्यादा लोग होते, ज़्यादा भीड़ होती, तो कुछ ना कुछ इस बात का असर होता है। तो मई रेवोल्यूशन में आप समझ रहे हैं कि क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं, कैसे वो फ्रैंकफर्ट में क्या करते हैं, एक पार्लियामेंट सेटअप कर ले रहे हैं, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में वो क्या कर रहे हैं, राजा को दे रहे हैं। अब राजा तो मानने का नहीं, राजा उसको भगा रहा है। इन द एंड ऑफ ट्रूप्स वर कॉल्ड इन द एंड द असेंबली वाज डिसॉल्व। होता क्या, ये असेंबली सब क्या करता, राजा उखाड़ के फेंक देता है, कहता अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तुमने क्या मुझे पागल समझ रखा है। तो ये मई रेगुलेशन की सारी बातें हैं बच्चों, कि मई रेगुलेशन में क्या क्या होता है। आगे देखते हैं बच्चों, मई रेगुलेशन आप समझ रहे होगे। इफेक्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ द लिबरल्स। बच्चों कोई भी रिवॉल्ट्स होता है उसका थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं असर होएगा। तो यही ऐसा होता है, कंजर्वेटिव्स फोर्सेस वर एबल टू सुपर्स लिबरल बट monarchs understood that cycle of revolution could only be stopped by making compromises। अब जो मोनार्की के जो लोग थे, यानी वो चार बार राजा जो थे, उसके आसपास के जो राजा थे, उनको ये बात तो समझ में आ जाती है कि ये साइकिल, ये चीज़ रुकने वाली तो है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो इन लोगों से करने ही पड़ेंगे। तो देखा थोड़ा बहुत तो असर हो रहा है किसी भी रिवॉल्ट का। तो ये सारे राजा थोड़े क्या है ना, चालाकी खेलते हैं, कहते हैं थोड़े थोड़े क्या है, इनकी बातें मान लेते हैं और ये थोड़ा थोड़ा दबते रहेंगे। तो अगर हमने इनकी कोई बात नहीं मानी, हम मोनार्की खेलते रहे, तो ये तो हमको भगा देंगे। तो ये लोग समझ रहे थे। आफ्टर 1848 द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप बिगेन द इंट्रोड्यूस द चेंजेस। ईस्टर्न यूरोप में क्या होता है, जो मोनार्की खेल रहे थे लोग, वो थोड़ा समझ गए कि भाई अब काम चलेगा नहीं, फ्रांस में कुछ गड़बड़ हो रहा है, और जब भी कुछ फ्रांस में आग लगती है तो पूरे यूरोप में फैलती है, बना कुछ ना कुछ बात मानो इनकी। उन्होंने कुछ बातें मानी। सर्फडम, बांडेड लेबर वर द एबॉलिश्ड हैजिंग हैब्सबर्ग डोमिनेशन इन रशिया। सर्फडम, ये पहले मैंने बताया था कि सर्फडम को क्या कर देते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। जैसे फीडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया इन्होंने। फीडल सिस्टम में क्या, लैंड वाला जो बात थी कि नाइट्स के पास होती है, चर्च के पास लैंड होता है, पीजेंट्स को कुछ भी नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ बातें ऐसी थी कि जो चीज़ें सर्फडम वाली थी, उन चीज़ों को मान लेते हैं, कहते हैं मोनार्की से काम नहीं चलेगा, इन लोगों की भी बात मानना पड़ेगी, नहीं तो ये फिर से घूमेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। ओवरऑल आप यहाँ समझे कि कैसे इफेक्ट होता है किसी भी रिवॉल्ट का। जो लिबरल रिवॉल्ट्स हुआ था उसका कुछ ना कुछ असर यहाँ पर पड़ा है। आगे बढ़ते हैं, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अब बच्चों मैंने पिछले बताया कि जर्मनी भी कोई नेशन नहीं था, ना ही कोई इटली नेशन था। ये क्या थे, एक रीजन्स थे। रीजन थे जिनके वहाँ पर जर्मनी में जर्मनी की लैंग्वेज बोली जाती थी, जर्मनी रीजन में। जर्मनी और इटली, जैसे इटालियन लोग बोलते थे, वो पूरा क्या रीजन था, इटली बन गया बाद में। और उसमें होता क्या क्या है, कंजर्वेटिव प्रोमेटेड नेशनलिज्म टू स्ट्रेंथ पावर एंड डोमिनेट्स यूरोप। अब यूरोप में धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेशनलिज्म का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अब ये लोग धीरे धीरे मोनार्की को छोड़ छोड़ के, यानी राजा खुद भी समझ रहे हैं कि अब भैया कुछ काम चलेगा नहीं, अब हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। फोकस ऑन द पावर ऑन नॉट लिबरल आइडियाज। पावर पे फोकस करने लगे। अर्लियर मिडिल क्लास जर्मन्स who in 1848 tried to unite the different regions of German nation. State was the represent monarchy military arts। 1848 में वहाँ के रीजन के लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, पूरे जर्मन को, जर्मन क्या, पूरे जो जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, उनको धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर रहे हैं कि अब हमें इस मोनार्की से आज़ादी चाहिए, अब हमें अपना नेशनल क्या होना है, नेशन बनाना चाहिए। तो यही सब हो रहा है कि कैसे जर्मनी और इटली कैसे बने। अब बच्चों देखेंगे कि जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाइड हुए और कैसे नहीं होते हैं। अब देखते हैं आगे। ओवरऑल आप स्लाइड में समझे। अब पढ़ेंगे बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी।
कि जर्मनी जो है वो कैसे यूनिफाइड होता है, यानी यूनिफिकेशन, वो आपस में अलग अलग रीजन थे, एक किंगडम कहीं बैठा, कहीं कोई और बैठा, कहीं कोई और बैठा, यानी लैंग्वेज एक है लेकिन उस रीजन में अलग अलग चीज़ें हैं। अब क्या कर रहा है, अब जर्मनी को बात आ रही है एक करने की, यानी एक नेशन को कलेक्ट करने की। अब हम क्या करेंगे, एक नेशन बनेंगे। तो अब नेशन में क्या होता है, प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस नेशनल यूनिफिकेशन। जो पर्शिया थी, यानी पर्शिया जो था, अब वो पर्शिया किस में आता था, जर्मनी में आता था। अब ये यूनिफिकेशन की बात चल रही है यहाँ पर, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पर्शिया से स्टार्ट हो रही है। पर्शिया चीफ मिनिस्टर ओटोमन बिस्मार्क एम द अचीवमेंट गोल ऑफ यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ पर्शिया आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, इसका सबका हेड, क्या यूनिफिकेशन का हेड बना दिया जाता, ओटोमन बिस्मार्क था। ओटोमन बिस्मार्क को क्या दी गई, जिम्मेदारी दी गई कि आप क्या करो, जर्मनी का यूनिफिकेशन करो, यानी जर्मनी जो अलग अलग रीजन में बटा हुआ है इसको क्या करो, आप एक करो। अब क्या होता है, ये क्या करता है, ये बहुत मतलब कुछ चालाकी से काम लेता है। ये क्या करता है, पर्शियन आर्मी और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी से क्या करता है, हेल्प लेता है इस काम में। किस काम में, जर्मनी को क्या करना आने के लिए, यूनिफाइड कराने के लिए। 3 wars ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। अब क्या होता है कि 7 साल में वो 3 लड़ाइयाँ लड़ता है। किसके अगेंस्ट लड़ता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट। एंड इन पर्शियन विक्ट्री द कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। अब इन सबको हराकर, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, इन सबको हराकर क्या करता है, पूरे पर्शियन गल्फ जो है वो विक्ट्री हासिल कर लेती है। नहीं, पर्शियन में ही क्या हुआ है, जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। उस टाइम पर्शियन चलता था, पर्शिया, तो वहाँ पर जर्मनी, जो जर्मन लैंग्वेज थी वो बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। अब ये ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस सारे रीजन्स को क्या करता है, वहाँ से हटा देता है। आगे देखते हैं, इन जनवरी 1871 विलियम्स फर्स्ट द किंग ऑफ द पर्शिया वाज डिक्लेयर्ड द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी ऑफ वर्साइल्स। जनवरी 1871 में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर जो क्या करता है, विलियम फर्स्ट को क्या कर देते हैं, पर्शिया का क्या कर देते हैं, एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। कहाँ करते हैं, वर्साइल्स। वर्साइल्स एक शहर है जर्मनी का, वहाँ पर क्या करते हैं, इसको एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं। किस रीजन का, ये सब सारा रीजन यूनिफिकेशन हो रही है जर्मनी, इस जर्मन रीजन का क्या कर रहे हैं, हेड बना दे रहा है, यानी एम्परर घोषित कर देता है। न्यू जर्मनी वाज हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ पर्शिया। He changed the intellect, modernizing the currency, improved the banking system and uniform the। अब जर्मनी क्या होता है, पूरी तरीके से यूनिफाइड हो जाता है। अब जब जर्मनी यूनिफाइड होता है तो यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म आते हैं। बहुत सारे रिफॉर्म में क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट होता है, बैंकिंग सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। और जैसे जो लोग चीज़ बेचा करते थे वो कैसे, मतलब कहीं टैक्स का कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, बहुत उथल पुथल थी यूरोप के अंदर। पूरा यूरोप जो था अलग अलग जगह पे पूरा उल्टा फुल्टा हुआ पड़ा था, कहीं कोई रूल चल रहा है तो कहीं कोई और रूल चल रहा है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा यूरोप सेटअप हो रहा है। सेटअप हो गया, जर्मनी का पूरा यूनिफिकेशन हो जाता है। अब इस तरीके से जर्मनी, आज का जर्मनी जो है तो वो क्या बन जाता है, एक नेशन बन जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ तक बच्चों आप समझ गए कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड होता है। आगे बच्चों समझते हैं, सबसे मेन इम्पोर्टेंट रूल जो है वो बिस्मार्क का है। बिस्मार्क की थ्योरी है, और ये बिस्मार्क जो है इन्होंने काफ़ी रिफॉर्म लाए जर्मनी के लिए, और कैसे करा उन्होंने, उनको जिम्मेदारी दी गई थी। आगे देखते हैं बच्चों, आगे बात होती है इटली की, यानी इटालियन लैंग्वेज जिस रीजन में बोली जाती थी। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात चल रही है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। इटली कोई देश नहीं था, वही मैंने बात बताई कि इटली क्या थी, एक रीजनल लैंग्वेज थी। अब वो जो इटली था 19th सेंचुरी में 7 स्टेट में बटा हुआ था पूरा इटली। जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर सारा क्या, जैसे वेनेशिया, प्रेमा और ये सारे क्या थे, अलग अलग बटे हुए थे। किंगडम्स ऑफ बोथ सिलिसियास। उस समय क्या था, उस समय जो ये बीच का पार्ट आप देख रहे हैं ना, पपल स्टेट, ये पोप एंड चर्च के कब्जे में था। अब ये जो है ये वाला किंगडम ऑफ स्पेन के कब्जे में था, और ये था पर्शिया के कब्जे में। और इस रीजन में क्या था, एक इटालियन था, इटालियन किंग था जो क्या करता था, इटालियन बोलता था। इन सारे रीजन में
जितने भी किंग थे वो इटालियन नहीं बोलते थे, पर इसमें रहने वाले लोग जो थे वो इटालियन लैंग्वेज बोल लेते थे। यानी ये सारा रीजन क्या था, इटालियन रीजन था। पर यहाँ पर जो रूल कर रहे थे किंग वो अलग अलग लैंग्वेज के थे। बट यहाँ पर जो था ना, यहाँ पर जो था ये इटालियन लैंग्वेज बोलता था। क्या था वो, आफ्टर द सीरीज ऑफ फेलुअर इटालियन प्रिंसेस, यानी कौन सी जगह थी, सार्दिनिया पिडमॉन्ट, ये सार्दिनिया पिडमॉन्ट थी। और यहाँ का जो राजा था वो इटालियन लैंग्वेज बोलता था। अब इसी ने क्या करा, इसी ने ये मुद्दा उठाया कि पहली बात तो सबसे पहले इसी ने ये बात मानी कि मैं इटालियन बोलता हूँ। अब कोई भी राजा है पूरा, अभी तो उसके पास में इतना रीजन है, उसको लगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं, इन सबको मार मुड़ के भगा देते हैं, तो ये क्या होता था, पूरा इटली बन जाता है। अब इन भाई साहब ने तो बात मानी और लोगों की बात सुनी। क्या, चलो भाई अब मोनार्की छोड़ते हैं, अब क्या करते हैं, नेशन बिल्डअप की ओर चलते हैं, हम इन सबको भगाते हैं जो हमारे रीजन में क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, आफ्टर द सीरीज ऑफ फेलियर ऑफ माजीनी, किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड टुक द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इटली थ्रू द वार्स। विक्टर इमैनुअल है जो क्या कर रहा है, इस बात को कह रहा है कि अब हमने क्या करना है, इटली का क्या करना है, यूनिफिकेशन करना है। यानी सादिया पेडीमेंट का जो राजा था विक्टर इमैनुअल, अब ये कहता है कि भाई अब इटली जो रीजन है उसका यूनिफिकेशन करना है। तो ये अब जिम्मेदारी देता है अपने चीफ मिनिस्टर को। थ्रू द ट्रॉपिकल डिप्लोमेट अलाइंस विद द फ्रांस ही सक्सीड इन द डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। अब ये राजा क्या करता है, फ्रांस की आर्मी की मदद लेता है और जो इस रीजन में जितनी देर हो, अब यहाँ पर जब फ्रांस की आर्मी आती है इस रीजन में से इनको क्या कर देती है, भगा देती है कि भाई चलो अपना अपना रास्ता देखो, अब यहाँ से क्या है आपको हटना है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारे इटालियन का रीजन है, आप राजा कौन से हो, आप तो दूसरी लैंग्वेज बोलते हो। तो ये फ्रांस की मदद से आज़ाद करते हैं। और ये पोप वाला जो रीजन है ये बेचारे तो ये तो सोचते हैं छोड़ो, इनके पास कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती है, ये सब हट जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरीबाल्डी द आर्म्ड ऑफ वॉलंटियर्स मार्च इनटू द साउथ इटली। गैसब गैरीबाल्डी एक जो है रिवोल्यूशनरी हुए, ये बहुत सारी आर्मी लेकर क्या करते हैं, इस पर धावा बोल देते हैं किंगडम ऑफ साउथ रीजन, ये इटली के साउथ रीजन पे, कि भाई तुम भी चलो यहाँ से, यहाँ पर अब तुम्हारा कुछ नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, यहाँ पर से ही सब लोग हट जाते हैं। लोकल पीजेंट्स इन द ऑर्डर द ड्राइव ऑफ द स्पेनिश रूलर्स 1860। 1860 में क्या होता है, ये पूरा किंगडम, यानी वहाँ ये क्या करते हैं लोग, गरीब लोगों को साथ में लेके, जो गैरीबाल्डी की मैंने बात करी, ये बहुत सारे पीजेंट्स को, अनएम्प्लॉयमेंट वाले को, बहुत सारी वहाँ की सिटीजन को लेके, यानी रिवोल्यूशनरी को लेकर क्या करता था, इस पर धावा बोल देता। अब ये स्पेनिश के अंडर में था, ये स्पेनिश लैंग्वेज बोलता था राजा, इटालियन नहीं था, ये इटालियन का तो यहाँ था विक्टर इमैनुअल, तो ये भी चला जाता है। तो ओवरऑल होता है क्या है, ये सारे राजाओं को हटाते जाते हैं और क्या होता है, इस रीजन में, पूरे रीजन में क्या हो जाता है, इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। अब इटली क्या है, पहले इटली छोटे छोटे पार्ट्स में था, अब ये इटली क्या हो रहा है, इटली क्या हो रहा है, एक पूरा नेशन बन जाता है। जब नेशन बन जाता है तो ये यहाँ से ये पिडमॉन्ट से ये पूरा क्या है, एक इटली आज का। तो इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कैसे कैसे वहाँ के राजाओं को, 3 जो राजा थे उनको, यानी पोप वालों को हटाया, उसके बाद में ऑस्ट्रियन एम्पायर था उसका कुछ पार्ट था जिसने इटालियन रीजन पे कब्जा कर रखा था, उसको भी हटा देते हैं, और स्पेनिश किंगडम था उसको भी हटा देते हैं। ओवरऑल क्या होता है कि अब इटली का क्या हो रहा है, यहाँ पर यूनिफिकेशन हो गया। अब भाई साहब ये बन गया इटली आज का। देखा कि लैंग्वेज के नाम पे क्या होगा, स्टेट का नाम रखा गया, यानी किसी देश या कंट्री का नाम क्या रखा गया, लैंग्वेज के नाम पर। तो ओवरऑल बच्चों आप समझ गए कि इमैनुअल विक्टर जो विक्टर था वो क्या वहाँ का किंग बना इटली का, जिसने अपने सीएम को ये जिम्मेदारी दी कि अब यूनिफिकेशन करो। पूरा यूनिफिकेशन हो गया, जर्मनी भी बन गया, अब इटली भी बन गया। आगे देखते हैं बच्चों, ये समझ गया। स्ट्रेंज केस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बच्चों ग्रेट ब्रिटेन भी कोई नहीं था, ये भी क्या थे, अलग अलग पार्ट थे। अब ग्रेट ब्रिटेन किस किस को मिलाकर बना है, आज हम स्ट्रीम पढ़ते हैं ब्रिटेन क्या है। तो ब्रिटेन कोई, जैसे इंग्लैंड है, आज बहुत सारे लोग इंग्लैंड जाते हैं, अब ये सारा रीजन क्या है, ब्रिटेन कहलाता है, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये सारे रीजन आते हैं। तो उस समय क्या था, 18 और 19 मिड ऑफ 18 और 19 सेंचुरी के बीच में ये सब अलग अलग पार्ट थे, यानी लैंग्वेज के
लैंग्वेज के आधार पे क्या थे, ये सब अपने अपने पार्ट थे। तो क्या हो, कैसे बनता है ब्रिटेन? ब्रिटेन वाज नॉट अ नेशन स्टेट प्रेरियर टू 18th century। 18th century मैंने बताया कि ये कोई नेशन नहीं था, ये एक लैंग्वेज रीजन्स था। जैसे इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती थी, स्कॉटलैंड में कुछ अलग बोलते थे, आयरलैंड वाले आयरिश बोलते थे। तो होता क्या था, स्टेटेड ग्रोथ ऑफ द पावर मेड इन द इंग्लैंड रीजन। उस समय इन सारे रीजन में क्या था, ये इंग्लैंड पावरफुल था। इंग्लैंड जो था पावरफुल था। यहाँ पर इंग्लैंड में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के शुरू होने से की वजह से इन लोगों के पास भर भर के पैसा आता है। अब भर भर के पैसा आता तो प्रोफेशनल आर्मी बनाना शुरू कर दी इन्होंने। अब प्रोफेशनल आर्मी का यूज़ करके क्या कर रहे हैं, ये स्कॉटलैंड को हड़पेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, स्कॉटलैंड को क्या कर दिया इन्होंने, स्कॉटलैंड का जो राजा था ना, उसके साथ में इन्होंने एक ट्रीटी साइन की। अब बेचारा बोले हम तुम्हें ये देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपकी लैंग्वेज को कोई नहीं छेड़ेगा। अब बेचारा ये बेवकूफ़ बन जाता। अब स्कॉटलैंड को ब्रिटेन के अंदर मिला लेते हैं ये लोग। अब बारी आती है आयरलैंड की। अब आयरलैंड को कैसे मिलाया जाए? तो बच्चों होता क्या है, आयरलैंड के अंदर बेसिकली क्रिश्चियनिटी में दो वे जो दो तरीके के जो क्रिश्चियनिटी है, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कैथोलिक और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। जो आयरलैंड था बच्चों, उसमें क्या थे, कैथोलिक की मेजॉरिटी थी, यानी जो वहाँ पर कैथोलिक रिजीम को मानने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स को मानने वाले लोग कम थे। जबकि मेजॉरिटी में इंग्लैंड में लोग रहते थे। अब ये इंग्लैंड वाले क्या कर रहे हैं, इंग्लैंड वाले यहाँ की माइनॉरिटी, यानी जो माइनॉरिटी में जो प्रोटेस्टेंट्स रह रहे हैं, इनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम इनके खिलाफ़ क्या करो, ये तुम्हें दबाते हैं, तुम कम कम तादाद में हो, अब तुम क्या करो, इनके खिलाफ़ बगावत करना शुरू कर दो। तो इंग्लैंड के पास में क्या था, उस समय पैसा ज़्यादा था, प्रोफेशनल आर्मी थी। अब ये इनको बहुत सारा फंड देने लगते हैं। अब ये प्रोटेस्टेंट्स जो होते हैं, अब ये रिवॉल्ट करना शुरू कर देते हैं, किसके अगेंस्ट, कैथोलिक के अगेंस्ट। उसी में से एक है वॉल्ट ऑन रिवॉल्ट्स, 1978 में हुआ था। तो ये बहुत फेमस रिवॉल्ट था। अब इसमें प्रोटेस्टेंट्स क्या करते हैं, आयरिश यहाँ के वहाँ के लोगों को क्या करते हैं, खदेड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो माइनॉरिटी में लोग थे, इनकी सपोर्ट कर रहा है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड सपोर्ट करने से क्या हो गया, अब यहाँ पर बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता है। कैथोलिक लोग जो होते हैं धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ का राजा बेचारा हार जाता है। तो ये अब पूरा रीजन किस में आ गया, इंग्लैंड के रीजन में आ गया। बच्चों इंग्लैंड एक अलग जगह थी, स्कॉटलैंड अलग थी, आयरलैंड अलग थी। अब इन तीनों रीजन को मिलाकर क्या बन गया, यूनाइटेड ऑफ किंगडम, तो आजकल का क्या बोला जाता है, यूके यानी ब्रिटेन। तो देखा कि ब्रिटेन कैसे बनता है, और ब्रिटेन बनने के बाद में कैसे कैसे लोग इसको क्या करते हैं, एक यूनिफिकेशन बनाते हैं ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। आगे बच्चों देखते हैं इन्होंने क्या करा। अब जब ये इस देश को बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल बनाएंगे और वहाँ मोनार्की। अच्छा, जो वहाँ पर फ्रांस में जो राजा, फ्रांस के राजाओं ने जो जो सेटअप कर रखा था ना, आज ही ब्रिटेन में वो सेटअप है। थोड़ी थोड़ी मोनार्की है और थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे ग्रेट ब्रिटेन में सारी पावर किसके हाथ में होती है, वहाँ की जो रानी है ना, उसके हाथ में होती है, और वहाँ पर सरकार भी होती है। उसके पैरेलल सरकार भी चल रही है और साथ में मोनार्की भी चल रही है। आज के टाइम में भी क्या हो रहा है, वहाँ मोनार्की और क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दोनों साथ साथ हैं। एग्जाम्पल समझ सकते हो आजकल आज के टाइम में कि ग्रेट ब्रिटेन में मोनार्की भी है साथ साथ, और क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी। तो ग्रेट ब्रिटेन ओवरऑल सेटअप हो जाता है। कैसे कैसे सेटअप हुआ मैंने बताया इस वाली स्लाइड में, आपको समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। आगे देखते हैं बच्चों, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशन को क्या विजुअलाइज किया गया, कैसे कैसे किया गया है। थॉट ऑफ द गिविंग फेस टू फेस द नेशन, journey of the nation in the 18th century and 19th century, artists portray the nation as the female figures। फीमेल फिगर बनाई इन्होंने लोगों ने। ये कोई इमेजिन, कोई रियल फीमेल नहीं है। उन्होंने एक इमेजिन किया कि हम क्या करते हैं, अपने देश को या नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वहाँ पर लेडी की फिगर उन्होंने इमेज बनाई, इमेजिनेशन करा उन्होंने कि किस किस तरीके से, कोई रियल वुमेन नहीं थी ये एक उनकी क्या थी, इमेजिनरी उन्होंने क्या बनाई है,
वुमेन बना दी थी। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, देखो फीमेल फिगर बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। एक इसको क्या बोला जाता है, एलेगरी बोला जाता है। अलग अलग देश ने क्या बनाई, अपनी एलेगरी बनाई। अब कौन कौन से देश में बनेगी, अब देखो फ्रांस में जो एलेगरी बनी उसका नाम था मैरियन, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। ये क्या था, ईसाइयत का एक बहुत पॉपुलर क्या है ये नेम है, जो किसका रखा गया, एलेगरी का रखा गया। जो रेड कैप एट द ट्राई कलर एंड द जैकेट, मतलब रेड कलर का कैप पहनती थी। तो यही सब इसके बारे में है, क्या क्या पहनती थी क्या क्या नहीं थी। मतलब एक वर्चुअल इमेज है, कोई रियल वुमेन नहीं है ये। यानी अपने नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने देश को बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ है। उसमें क्या होता था, बहुत सारे सिंबल होते थे। सिंबल क्या करते थे, अलग अलग चीज़ को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। ओवरऑल समझे गए कि एलेगरी क्या होती है और अलग अलग देशों ने कैसे बनाई। आगे देखते हैं। उसी तरीके से एक एलिगरी ये थी जो जर्मनी थी, जिसे बोला जाता है जर्मेनिया। ये बहुत सारी किताबों में देखी होगी आपने, फिल्म में भी देखी होगी इस तरीके की, जो हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, जर्मेनिया। अब जर्मेनिया क्या कर रही है, ये एक वर्चुअल इमेज है किसी वुमेन की, रियल इमेज नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सिटीजन थे, रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने बनाई। ये हाथ में क्या है, जर्मनी का फ्लैग है, तलवार है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिप्रेजेंट करेगी किसको, वहाँ के कल्चर को। जैसे वो जर्मन वोक स्टूड फॉर द हेरोइज्म। तो वेयर्स ऑफ द क्राउन, जो वो ताज पहने हुई है ओक लीव्स का। जो ओक लीव्स है, ओक लीव्स क्या होती है, एक ट्रीज़ होती है जिसमें बहुत फल आते हैं। ये जर्मनी में बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एग्रीगरी क्या कर रही है, इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब लास्ट देखते हैं बच्चों, नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक थी, नेशनलिज्म की भावना होना चाहिए, हर देश के अंदर होना चाहिए। अब वहाँ के सिटीजन के लोग जाएंगे, नेशनलिज्म तो ठीक था। मोनार्की सब ख़त्म करके अब नेशनलिज्म की ओर बढ़ रहे थे। अब एक और भाई साहब फंडा आ जाता है, इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म क्या होता है और नेशनलिज्म क्या होता है, बेसिक हमें यहीं ये जो बात है यहाँ पर समझनी है। नेशनलिज्म क्या होता है कि अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स को, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है उसको बैठाना। और इम्पेरियलिज्म वो होता है साम्राज्यवाद। अब क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े नेशन छोटे छोटे क्या नेशन को कब्जाने की बात करें। भाई पावरफुल देश है, वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे देश को। आज जो हमारा वर्ल्ड चल रहा है ना, वो इस पे चल रहा है, इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म ओवरऑल ज़्यादातर हो गया है। अब इम्पेरियलिज्म साम्राज्यवाद बढ़ाना, जैसे इम्पेरियलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर इतना बड़ा इम्पेरियलिज्म, यानी इम्पेरियलिज्म का एग्जाम्पल है कि 3 कॉन्टिनेंट यानी 3 महाद्वीपों पे इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इससे बड़ा साम्राज्य जिसका 3 कॉन्टिनेंट यानी 3 महाद्वीपों पे, अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया, तीनों महाद्वीप में था। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है साम्राज्यवाद का ये। तो ओवरऑल इम्पेरियलिज्म और नेशनलिज्म से होता क्या है, एक केस स्टडी है बाल्कन्स रीजन्स की। ओटोमन एम्पायर से क्या होता है, यूरोप का पार्ट जो हो जाता है, मैंने बताया ना पिछली अभी जो पीछे की स्लाइड है कि वो ग्रीस क्या होता है वहाँ से आज़ाद होता है। तो अब ये बाल्कन्स रीजन क्या है, ओटोमन एम्पायर्स के अंदर आपको दिख रहा है ना, ये बाल्कन्स रीजन्स कहलाता है ये। यानी इस्तांबुल से ऊपर का जितना भी रीजन है, आजकल की तुर्की का जो शहर है इस्तांबुल, पहले इसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था, आज इस्तांबुल बोला जाता है। उसके ऊपर का रीजन जितना यूरोप का था, ये आज़ाद हो जाता है इससे, ओटोमन एम्पायर से। और यही रीजन क्या कहलाता है, बाल्कन्स रीजन कहलाता है। तो बाल्कन्स रीजन के अंदर छोटे छोटे देश हुए। अब ये देश क्या थे, ये ओटोमन एम्पायर से आज़ाद तो हो गए, लेकिन आपस में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे एक दूसरे से। आज़ाद तो हो गए, लेकिन छोटे छोटे देश आपस में बहुत लड़ते थे। अब जेलस ऑफ द ईच अदर, मतलब बहुत ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। होता क्या है, अब ये जो बड़ी बड़े, जैसे जर्मनी, मैंने बताया जर्मनी बहुत बड़ा स्टेट बन चुका है, ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, इन पे धीरे 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 क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। अरे भाई रशिया खुद अपने आप बहुत बड़ा है, अब उसको क्या ज़रूरत है बाल्कन्स रीजन में आने की। जर्मनी अपने आप में बहुत बड़ा है, इटली अपने आप में बहुत बड़ा है, ब्रिटेन 3 देशों को कब्जा करे बैठा है। फिर भी क्या कर रहे हैं, बाल्कन्स रीजन में क्या कर रहे हैं, नेशन बनने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, बाल्कन्स रीजन पे क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो इम्पेरियलिज्म का ये एग्जाम्पल समझिए कि इम्पेरियलिज्म क्या होता है और नेशनल। ओवरऑल बच्चों अब इस चैप्टर का क्लोज हो गया है। देखा बच्चों के इस चैप्टर में हमने
बहुत ही आसानी तरीके से द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को समझा, कौन कौन से घटनाक्रम चले, क्या कौन कौन सी ट्रिटी होती हैं। तो इस लेक्चर में देखा कि धीरे धीरे लोग जो देश थे वो आज़ाद होकर नेशनलिज्म की ओर बढ़ते हैं, नेशनलिज्म से इम्पीरियलिज्म की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए।